स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी एनिमे की पर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अभी उड़ा दो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां मुगेन ट्रेन का खौफनाक मातम छाया हुआ है। रेंगोकू की मौत का गहरा सदमा तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के के दिलों पर इस कदर लगा है कि वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहानी एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ लेती है। हमें दिखाया जाता है डेमोस के राजा यानी मुजान किबुत्सुजी को। इस बार मुजान ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बेहद बीमार और मासूम बच्चे का रूप धारण कर रखा है, जो एक अमीर फैमिली की लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में खोया रहता है। वो घर वाले उसे बहुत सीधा बच्चा समझते हैं, जिन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके घर में साक्षात काल बैठा है। तभी अचानक कमरे की खिड़की से अंधेरे का फायदा उठाकर वहां अपर रैंक 3 अकाजा दाखिल होता है। अकाजा के चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। उसे लग रहा था कि एक ताकतवर हाशिरा को मौत के घाट उतारने के बाद मुजान उसकी पीठ थपथपाएगा। अकाजा पूरी शिद्दत से झुककर कहता है, मास्टर, मैंने आपकी राह में आने वाले फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये शब्द मुजान के कानों में पड़ते हैं, मुजान की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। मुजान बेहद ठंडी और जानलेवा आवाज में कहता है, एक मामूली इंसान को मार देना कौन सी बड़ी बात है। तुम डेमोस को मैंने इंसानों को मारने के लिए नहीं बल्कि उस ब्लू स्पाइडर लिली फूल को धुंधने के लिए बनाया है। तुम वो फूल धुंधने में बुरी तरह नाकाम रहे। और सबसे बड़ी बात, वहां 3 और मामूली डेमन स्लेयर्स मौजूद थे। तुम उन कीड़ों को जिंदा कैसे छोड़ाए। इतना कहते ही मुजान अपनी सिर्फ एक उंगली हवा में उठाता है और दूर खड़े अकाजा पर अपनी शक्तियों का ऐसा भयंकर प्रेशर डालता है कि अकाजा की पूरी बॉडी तड़पने लगती है। अकाजा के मुंह, नाक और आंखों से खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। एक अपर रैंक डेमन जो रेंगोकू पर भारी पड़ा था, वो इस समय मुजान के सामने एक तिनके की तरह कांप रहा है। मुजान उसे उसकी औकात याद दिलाकर वहां से चले जाने का हुक्म देता है। मुजान के जाने के बाद दर्द और बेइज्जती से तड़पता हुआ अकाजा गुस्से से पागल हो जाता है। अकाजा के अंदर गुस्सा, दर्द और बेइज्जती का तूफान चल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक हाशिरा को मारने के बाद भी मुजान उसकी तारीफ करने के बजाय उसे अपमानित करके चला गया। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। फिर वो बिजली की रफ्तार से उस जंगल में पहुंच जाता है जहां उसकी रेंगोकू से आखिरी लड़ाई हुई थी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस तलवार पर बैठती है जो तंजीरों ने उसके भागते समय फेंकी थी। तलवार को देखते ही अकाजा का गुस्सा और भड़क उठता है। अगले ही पल बूम, अकाजा अपनी पूरी ताकत से उस तलवार पर एक जोरदार पंच मारता है और तंजीरों की तलवार टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर अकाजा गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है, तंजीरो, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है। अगली बार जब हम मिलेंगे, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम अपनी आखिरी सांस तक तड़पते रहोगे। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी और उसी पल से अकाजा के दिल में तंजीरों के लिए नफरत और बदले की एक नई आग जल उठती है। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मैंशन के अंदर अभी भी उदासी का माहौल था। रेंगोकू की मौत का दर्द किसी के दिल से नहीं गया था। इनोसुके पहले की तरह शोर नहीं मचा रहा था। जेनित्सु भी असामान्य रूप से शांत था और तंजीरो, वो अभी भी रेंगोकू के आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। रेंगोकू ने अपनी आखिरी सांसों में उससे एक खास काम करने को कहा था। उसे रेंगोकू के घर जाना था और उनके परिवार तक उनका आखिरी संदेश पहुंचाना था। अपनी चोटों के बावजूद तंजीरो बिना किसी को बताए चुपचाप बटरफ्लाई मैंशन से निकल पड़ता है। रेंगोकू का कासुगाई कोआ आसमान में उड़ते हुए उसे रास्ता दिखा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार तंजीरो रेंगोकू के पुश्तैनी घर के सामने पहुंच जाता है। वहां गेट के पास उसे एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। वो था रेंगोकू का छोटा भाई सेंजुरो। सेंजुरो की आंखें अपने बड़े भाई को याद करके पहले से ही नम थीं। तंजीरो धीरे से उसके पास जाता है और कहता है, मैं क्योजरो रेंगोकू का आखिरी संदेश लेकर आया हूं।
यह सुनते ही सेंजुरो की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी घर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल एक आदमी शराब की बोतल हाथ में लिए लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। यह कोई और नहीं बल्कि रेंगोकू के पिता और पूर्व फ्लेम हाशिरा शिंजुरो थे। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत हैं और बाहर आते ही अपने मरे हुए बेटे रेंगोकू को बेहद घटिया बातें कहने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, हमें उस नाकामयाब लड़के का कोई मैसेज नहीं सुनना। जब उसमें हाशिरा बनने की काबिलियत ही नहीं थी तो वो डेमन स्लेयर क्यों बना? जो कमजोर होते हैं उनका यही हश्र होता है। अपने मरे हुए भाई के लिए ऐसे कड़वे शब्द सुनकर छोटे सेंजुरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तंजीरो से अपने गुरु का यह अपमान बर्दाश्त नहीं होता। वो बीच में कूद पड़ता है और कहता है, बस कीजिए अंकल, आपको अपने उस बहादुर बेटे के बारे में ऐसी बकवास करने का कोई हक नहीं है जिसने अपनी आखिरी सांस तक दूसरों की जान बचाई। शिंजुरो गुस्से में तंजीरो की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, तू होता कौन है मेरे घर में आकर मुझे सिखाने वाला? लेकिन तभी अचानक शिंजुरो की नजर तंजीरो के कानों में लटक रहे हनाफुड़ा ईयररिंग्स पर बैठती है। ईयररिंग्स को देखते ही शिंजुरो के हाथ से शराब का जार छूटकर जमीन पर गिर जाता है और चकनाचूर हो जाता है। शिंजुरो गुस्से से थरथराते हुए कहते हैं, तुम वो सन ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करने वाले लड़के हो ना? तुम यहां हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। इससे पहले कि तंजीरो उनकी बात का मतलब समझ पाता, शिंजुरो आगे बढ़ते हैं और तंजीरो को जमीन पर पटक कर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। सेंजुरो रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़ लेता है। पिताजी प्लीज रुक जाइए, उसे छोड़ दीजिए। पर शिंजुरो इतने गुस्से में है कि वो अपने छोटे बेटे सेंजुरो को भी एक जोरदार चांटा मार देते हैं। सेंजुरो पर हाथ उठता देख तंजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपनी पूरी ताकत बटोरता है और शिंजुरो को धक्का देकर खुद से दूर करता है। तंजीरो चिल्लाता है, आप इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हैं। आपको अपने एक बेटे की मौत का जरा भी दुख नहीं है और आप अपने दूसरे मासूम बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। शिंजुरो हंसते हुए कहते हैं, तुम सन ब्रीडर्स को क्या लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो? तंजीरो इस सन ब्रीडिंग शब्द को सुनकर हैरान रह जाता है। शिंजुरो बताते हैं कि सन ब्रीडिंग इतिहास की सबसे पहली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक है। दुनिया की बाकी सारी ब्रीडिंग्स इसी सन ब्रीदिंग की नकल करके बनाई गई हैं। लेकिन शिंजुरो फिर से रेंगोकू को गाली देने लगते हैं, जिससे तंजीरो का दिमाग घूम जाता है। वो आगे बढ़ता है और तंजीरो हवा में उछलकर शिंजुरो के माथे पर अपना मजबूत हेडबट दे मारता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूर्व हाशिरा शिंजुरो भी चक्कर खाकर सीधे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब माहौल शांत होता है तो सेंजुरो तंजीरो के घावों पर पट्टी बांधता है। इसके बाद सेंजुरो अंदर जाता है और तंजीरो के लिए पिछले फ्लेम हाशिराज की वो ऐतिहासिक डायरी लेकर आता है जिसके बारे में रेंगोकू ने बताया था। रेंगोकू को उम्मीद थी कि इस डायरी में हिनोकामी कागुरा यानी सन ब्रीदिंग के सारे राज लिखे होंगे, लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी डायरी को खोलते हैं, दोनों के होश उड़ जाते हैं। डायरी के लगभग सारे के सारे पन्ने बेरहमी से फाड़कर गायब कर दिए गए थे। सेंजुरो रोने लगता है और कहता है, जरूर यह काम भी मेरे पिता ने ही किया होगा। मैं सच में शर्मिंदा हूं। सेंजुरो तंजीरो से वादा करता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं फटे हुए पन्नों के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा और जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगा। इसके बदले में तंजीरो भी प्रॉमिस करता है, मैं इतनी कड़ी ट्रेनिंग करूंगा कि एक दिन रेंगोकू भाई जैसा ही एक शक्तिशाली हाशिरा बनकर दिखाऊंगा। विदा होते वक्त सेंजुरो तंजीरो को रेंगोकू भाई की तलवार का वो फ्लेम शेप्ड गार्ड गिफ्ट में देता है। शाम के वक्त सेंजुरो अपने पिता के कमरे में जाता है और रेंगोकू भैया का आखिरी मैसेज बताता है, अपना ख्याल रखना। जैसे ही सेंजुरो बाहर जाता है, शिंजुरो अपनी शराब की बोतल को साइड में रखते हैं और अपने मरे हुए बेटे रेंगोकू की याद में फूट फूट कर रोने लगते हैं। यही हमें समझ आता है कि वो अपने बेटे से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हाशिरा बनने के बाद उसकी मौत के डर ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। दूसरी तरफ तंजीरो जब वापस लौट रहा होता है तो तलवार बनाने वाला हागाने जुका अपने दोनों हाथों में तेज धार वाले चाकुओं को लहराते हुए तंजीरो की तरफ दौड़ता है।
वो चिल्लाता है, तंजीरों के बच्चे, तूने मेरी बनाई हुई दूसरी तलवार भी कैसे खो दी? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सीन इतना फनी है कि हागा नेजुका पूरी रात तंजीरों को पूरे जंगल और मेंशन के चक्कर कटवाता है, और सुबह होने पर जब ओई उसे उसकी पसंद के राइस डम्पलिंग्स खाने को देती है, तब जाकर उसका गुस्सा शांत होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक नई मुसीबत। इस घटना के बाद देखते ही देखते 4 महीने का लंबा वक्त बीत जाता है। इन 4 महीनों में तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के दिन रात एक करके गाड़ी ट्रेनिंग करते हैं। अब तीनों पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वो लगातार मिशंस पर जा रहे थे और डेमन्स का सफाया कर रहे थे। लेकिन तभी एक रात तंजीरो को नॉर्थ वेस्ट के एक शहर में मिशन मिलता है, जहां लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। इस मिशन पर तंजीरो का साथ उसकी बहन नेजुको देती है। दोनों भाई बहन मिलकर उस डेमन को कॉर्नर कर देते हैं और एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर देते हैं। सुबह होते ही दोनों सुरक्षित बटरफ्लाई मेंशन लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें अंदर से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तंजीरो तुरंत अंदर भागता है और जो नजारा वो देखता है, उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। बटरफ्लाई मेंशन के आंगन में 2 छोटी लड़कियां बुरी तरह रो रही थीं, ओई और नाओ, और उनके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर चमकदार गहने थे, उसके सिर पर अजीब सा बैंड बंधा था और उसकी मौजूदगी ही अलग महसूस हो रही थी। वो था साउंड हाशिरा, टेंगेन उजुई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसने उन लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। कानाओ उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उजुई उसे पीछे हटा देता है। तभी तंजीरो गुस्से में चिल्लाता है, उन्हें छोड़ो, तुम हमारे साथियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उजुई उसकी तरफ देखकर कहता है, चुप रहो लड़के, मैं एक हाशिरा हूं। मुझे अपने मिशन के लिए 2 फीमेल डेमन स्लेयर्स चाहिए, इसलिए मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर तंजीरो का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहता है, अगर किसी को मिशन पर ले जाना ही है तो इन लड़कियों की जगह हमें ले चलो। तभी धड़ाम, एक खिड़की टूट जाती है और वहां से इनोस की एंट्री मारता है। दूसरी तरफ जेनित्सु भी हीरो वाले पोज में आकर खड़ा हो जाता है। अब तीनों दोस्त उजुई के सामने दीवार बनकर खड़े थे। उजुई कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो लड़कियों को नीचे रख देता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम तीनों इतना ही आना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। इनोस्के तुरंत उत्साहित होकर पूछता है, बताओ बुधे, हम कहाँ जा रहे हैं? साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई हीरो स्टाइल में खड़ा होकर कहता है, तुम अच्छे से समझ लो, हम जहां जा रहे हैं वो है द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। ये वो जगह है जहां रात कभी खत्म नहीं होती और सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं। तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं? फिर वो अपना रौब झाड़ते हुए कहता है, याद रखना, मैं हूं एक गॉड यानी भगवान, और तुम तीनों सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। ये पहली इंफॉर्मेशन है जो तुम्हें अपने दिमाग में डाल लेनी है। मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूंगा, तुम्हें चुपचाप वही करना होगा। अगर मैं कहूंगा कि कुत्ता बन जाओ तो तुम्हें कुत्ता बनना होगा, और अगर मैं कहूंगा कि बंदर बन जाओ तो तुम्हें बंदर बनना पेड़ी नीचे सीधेगा। और यह हमेशा याद रखना कि मैं जो कहूं वही कानून है। यह सुनकर इनोस्के बड़े भोलेपन से पूछता है, अरे बुड्ढे, पर आप किस चीज के देवता हो? उजुई छाती ठोक कर कहता है, मैं हूं गॉड ऑन फेस्टिवल्स यानी उत्सवों का देवता। यह सुनकर जेनित्सु अपना सिर पकड़ लेता है और सोचता है, भाई कोई तो कह दो कि ये दोनों के दोनों पागल हैं। एक खुद को गॉड ऑन फेस्टिवल्स बोल रहा है और दूसरा सच में इसे भगवान मानकर बेवकूफों की तरह घूर रहा है। तभी इनोस्के चिल्लाता है, अच्छा गॉड ऑफ फेस्टिवल्स, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूं किंग ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ों का राजा। यह सुनते ही उजुई उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, चलो अब चुपचाप मेरे पीछे आओ। और वो चारों वहां से एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो सब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। उजुई उनसे कहता है,
देखो, हम यहाँ एक बहुत ही सीक्रेट मिशन के लिए आए हैं, इसलिए कोई भी पागलों की तरह हरकतें मत करना। पर जैसे ही वो मुड़कर देखता है, इनोस्के और जेनित्सु छत से नीचे कूदकर गायब हो जाते हैं और तंजीरो भी उनके पीछे भाग जाता है। यह देखकर साउंड हाशिरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तंजीरो चारों तरफ रोशनी देखकर कहता है, इतनी रात को भी यह जगह कितनी चमकदार है। उजुई उसे समझाता है, यही तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है जो इंसानों की हर तरह की चाहत को पूरा करती है। तभी हम देखते हैं कि इनोस्के पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है और दूसरी ओर जेनित्सु कुछ लड़कियों के पास पहुंच जाता है जो उसे प्यार से बुलाती हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें कैंडी देंगे। जेनित्सु शर्माकर भागने लगता है। तभी उजुई उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींचता है। उजुई उन तीनों को एक जगह ले जाकर समझाता है कि यह डिस्ट्रिक्ट सिर्फ रात को चमकता है, दिन में यहाँ सन्नाटा रहता है। यहाँ लड़कियों को अपना कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया जाता है और जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली लड़कियां होती हैं उन्हें ओयरान कहा जाता है। इसके बाद उजुई उन्हें असली मिशन बताता है और कुछ लेटर्स दिखाते हुए कहता है, तुम्हें इस डिस्ट्रिक्ट में जाकर मेरी वाइफ्स, पत्नियों को ढूंढना होगा और उनके गायब होने का पता लगाना होगा। यह सुनकर जेनित्सु गुस्से से चिल्लाता है, क्या हम यहाँ इतनी दूर तुम्हारी बीवियों को ढूंढने आए हैं? खुद अपनी बीवी नहीं ढूंढ सकते? उजुई उसे एक मुक्का मारता है और कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो मेरी बीवियां होने के साथ साथ बेहतरीन शिनोबी, निंजा भी हैं। उन्हें शक था कि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई अपर रैंक राक्षस छुपा है, इसलिए वो यहाँ अंडरकवर आई थी, पर अब उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी 3 बीवियां हैं। यह सुनकर जेनित्सु का दिमाग घूम जाता है और वो रोने लगता है। 3 बीवियां? तुम जैसे खड़ूस इंसान को 3-3 वाइफ्स कैसे मिल गई? उजुई उसे घूरता है तो तंजीरो बीच में आकर कहता है, मैंने इन लेटर्स को पढ़ा है, इसमें लिखा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। उजुई सामा, आपने उन्हें कहाँ भेजा था? उजुई बताता है कि उसने तीनों को अलग अलग घरों में भेजा था और अब उन तीनों को ढूंढने के लिए तंजीरो, जेनित्सु और इनोस्के को लड़कियों का भेष बदलना होगा ताकि वो उन घरों में एंट्री ले सकें। इनोस्के कहता है, मुझे लगता है वो अब तक मर चुकी होंगी। यह सुनकर उजुई उसे एक जोरदार पंच मारता है। अब साउंड हाशिरा उन तीनों का अजीब सा मेकअप करके उन्हें लड़कियों के रूप में बेचने के लिए ले जाता है। तभी एक कोठे की मालकिन आती है। उजुई उससे कहता है, आपको जो लड़की पसंद आए उसे रख लो। मालकिन तंजीरो को चुनती है और कहती है, मैं इस बीच वाली लड़की को रखूंगी, यह बहुत संस्कारी लग रही है। तंजीरो लड़की की आवाज में कहता है, मैं वादा करती हूं कि मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। इसके बाद उजुई जेनित्सु और इनोस्के को भी अलग अलग घरों में बेच देता है। इनोस्के को जब ओगिमोटो हाउस के मालिक देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इस लड़की का चेहरा कितना सुंदर है। वो उसे कम दाम में खरीद लेते हैं। अब तीनों दोस्त अलग अलग घरों में अंडरकवर एजेंट बन चुके हैं। तंजीरो जिस घर में काम कर रहा होता है वहां 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि तुम्हें पता है, सुमा ने यहां से भागने की कोशिश की पर वो पकड़ी गई। तंजीरो समझ जाता है कि सुमा उजुई की ही एक वाइफ का नाम है। वो लड़कियों से पूछता है, क्या सुमा सच में भाग गई? वो तो बहुत अच्छी थी। लड़कियां बताती हैं कि सुमा ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो यहां से किसी के साथ भाग रही है, पर सब जानते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट से भागना नामुमकिन है। जरूर उसे किसी राक्षस ने गायब कर दिया है। दूसरी तरफ इनोस्के को उस लड़की के कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही होती है। तभी वो देखता है कि 2 लड़कियां चुपचाप बात कर रही हैं कि माकियो काफी टाइम से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। जब से वो आई है उसने अपने कमरे को अंदर से लॉक किया हुआ है और यहाँ तक कि अपना खाना लेने भी बाहर नहीं आ रही है। इनोस्के का दिमाग तुरंत दौड़ता है कि माकियो, ये तो साउंड हाशिरा की दूसरी बीवी का नाम है। अगर वो अपने कमरे में बंद है तो जरूर दाल में कुछ काला है। इनोस्के को उजुई की बात याद आती है कि वहां जाकर अपना मुंह बंद रखना क्योंकि तुम्हारी आवाज किसी जंगली जानवर जैसी है। इसलिए इनोस्के बिना कुछ बोले सीधे माकियो के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन खूंखार राक्षस ने टेंगेन की दूसरी बीवी माकियो को उसके कमरे में बेरहमी से बांध रखा है। बाहर इनोस्के सीधे उसी के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच
क्योगोकू हाउस में जेनित्सु गहरे विचारों में खोया हुआ है। वो खुद से सोचता है, मुझे उजुई सामा की वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढना है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। हालांकि यह बिल्कुल अलग बात है कि 2 दिन पहले इस घर की मालकिन रहस्यमयी तरीके से खिड़की से गिरकर मर गई थी। ठीक उसी समय जेनित्सु के तेज कान एक लड़की के रोने की हल्की और दर्दनाक आवाज को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी पल माकियो के कमरे के अंदर छिपा हुआ राक्षस किसी के आने की आहट महसूस करता है। माकियो बेतहाशा खुद से सोचती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे टेंगन सामा को मैसेज भेजना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राक्षस अपनी अजीब औगरी पट्टियों सेशेस को उसके चारों ओर कसकर लपेट लेता है और उसे पूरी तरह से जकड़ देता है। बाहर इनोस्के देखता है कि माकियो का खाना अभी भी उसके दरवाजे के बाहर अनछुआ पड़ा है। उसे खतरे का एहसास होता है और वो सोचता है कुछ बहुत बुरा हो रहा है। वो कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो कमरा बिल्कुल खाली मिलता है, लेकिन वहां एक अजीब सी हवा चल रही होती है। वो ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि छत हिल रही है। यह महसूस करते हुए कि राक्षस अटारी सीलिंग के रास्ते भाग रहा है, इनोस्के चिल्लाता है, मुझे उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा। वो पूरे मेंशन में एक जंगली पीछा शुरू कर देता है और इस अराजकता के दौरान गलती से एक कस्टमर के चेहरे पर घूंसा मार देता है। अपने जानवरों जैसे सेंस का इस्तेमाल करके उसे एहसास होता है कि राक्षस जमीन के नीचे जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे घेर पाता, मॉन्स्टर वहां से गायब हो जाता है। इस बीच जेनित्सु रोने की आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे का दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अचानक उसके पीछे एक रूह कंपा देने वाली मौजूदगी महसूस होती है। एक लंबी चौड़ी लेडी आगे बढ़ती है और ठंडी आवाज में पूछती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जैसे ही जेनित्सु पीछे मुड़ता है, उसकी अंतरात्मा डर से चीख उठती है। उसे किसी इंसान के दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती, सिर्फ एक गहरा राक्षसी साया महसूस होता है। वो बेहद खौफ के साथ महसूस करता है, मुझे इसके आने की आहट तक नहीं मिली। क्या इसका मतलब यह है कि यह एक अपर रैंक राक्षस है? तभी 2 डरी सहमी लड़कियां हम अंदर भागती हैं और भीख मांगती हैं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए मालकिन, यह यहाँ नई है और रूल्स नहीं जानती। जेनित्सु जल्दी से झुककर माफी मांगता है, लेकिन वो क्रूर लेडी चिल्लाती है, तुम जैसे बेकार बच्चों को तो मर ही जाना चाहिए। गुस्से में आकर वो उस छोटी लड़की का कान इतनी जोर से पकड़कर खींचती है कि उसमें से खून टपकने लगता है। इस क्रूरता को बर्दाश्त न कर पाने के कारण जेनित्सु उस लेडी का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है और हुक्म देता है, इस पर से अपना हाथ हटाओ। दूसरी तरफ तंजीरो तोकीतो हाउस में पूरी एकाग्रता के साथ काम कर रहा है और एक कड़ी मेहनत करने वाली लड़की के रूप में अपना परफेक्ट भेष बनाए हुए है। इस बीच वापस ओगिमोटो हाउस में मालिक की पत्नी खिड़कियों से इनोस्के की अजीब हरकतों को देख रही होती है। वो बड़बड़ाती है, यह लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है, मुझे इसे कुछ तमीज सिखानी होगी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, वो देखती है कि इनोस्के बिल्कुल शांत बैठा है और राक्षस की मौजूदगी को ट्रैक करने के लिए अपने सारे सेंस पर ध्यान लगा रहा है। वापस क्योगोकू हाउस में वो खौफनाक लेडी जेनित्सु को घूरती है और दहाड़ती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक तेज और बेरहम मुक्के के साथ वो जेनित्सु को कमरे के पार फेंक देती है। यहाँ एक रूह कंपा देने वाला फ्लैशबैक इस महिला के बारे में सच उजागर करता है। कुछ दिन पहले क्योगोकू हाउस की पूर्व मालकिन ने उसका सामना किया था और कहा था, अपनी ये बदतमीजी बंद करो, तुमने इस घर को बहुत परेशान कर दिया है। उस लेडी ने अहंकार से जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि इस मेंशन का खर्चा किसके पैसों से चलता है? मालकिन ने पलटवार किया, तुम्हारी आंखें मुझे एक क्रूर खतरनाक लेडी की पुरानी कहानी याद दिलाती हैं जो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देती है। मुझे बताओ, क्या तुम इंसान भी हो? जैसे ही मालकिन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, उस लेडी ने अपना असली रूप दिखा दिया। वो और कोई नहीं बल्कि अपर रैंक 6 राक्षस डाकी थी। उसने बिना किसी मेहनत के मालकिन का गला घोंट दिया और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वापस प्रेजेंट में डाकी एक बेहोश जेनित्सु के पास खड़ी होती है। अचानक अंधेरे से मुजान की बुतसुजी प्रकट होता है।
डाकी तुरंत गहरे सम्मान के साथ झुकती है और उसे मास्टर कहती है। मुजान उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम एक बहुत ही खास और शानदार राक्षस हो, मजबूत बनी रहो और किसी भी खतरे को खत्म कर दो। डाकी गर्व से भरकर मुस्कुराती है। जब मुजान गायब हो जाता है तो डाकी वापस जेनित्सु की तरफ देखती है और महसूस करती है कि वो वास्तव में एक डेमन स्लेयर है। वो ताना मारती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? किसी को तुम्हें डिसिप्लिन सिखाना होगा और मुझे ये काम करके बहुत खुशी होगी। तभी घर का मालिक अंदर आता है और कहता है, गेस्ट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें आपकी नीचे जरूरत है। डाकी नौकरों की तरफ मुड़ती है और पूछती है, इस लड़की का क्या करना है? इसे किसी अंधेरे कमरे में ले जाओ, इसे दवा की कोई जरूरत नहीं है। इसने मेरे मुक्के से मुश्किल से ही कोई डैमेज लिया है, जो ये साबित करता है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। बाद में उस रात जेनित्सु को आखिरकार होश आ जाता है। जिन 3 छोटी लड़कियों को उसने बचाया था वो उसके घावों पर पट्टी बांधती हैं और आंखों में आंसू लिए उसका शुक्रिया अदा करती हैं। एक लड़की कहती है, आपने हमें बचाने के लिए यह मार खाई। जेनित्सु धीरे से मुस्कुराता है और जवाब देता है, हर किसी को मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। लड़कियां रोती हैं और कहती हैं कि जहां इस डिस्ट्रिक्ट के लोग आमतौर पर बहुत क्रूर होते हैं, वहीं जेनित्सु पहला ऐसा दयालु इंसान है जिससे वो मिली हैं। वो उसे अच्छे से आराम करने के लिए कहकर कमरे से चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है और सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा रह जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्योगोकू हाउस की एक लेडी वहां के मालिक को आकर बताती है, वो जो पीले बालों वाली लड़की जेनित्सु थी वो कहीं मिल नहीं रही है। हमने उसे दवाई देकर सुलाया था पर वो अपने कमरे में नहीं है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? इस पर घर का मालिक बेहद रूखेपन से जवाब देता है, छोड़ो भी, वो लड़की चुपचाप यह घर छोड़कर भाग गई है। उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इस डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के अचानक गायब होने पर कोई सबूत ही नहीं बचता था, इसलिए लोग इसे आम बात मान लेते थे। दूसरी तरफ तंजीरो और इनोस्के एक छत पर साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई से मिलते हैं। तंजीरो अलग अलग तरीकों से उस राक्षस के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर उजुई को कुछ भी समझ नहीं आता। उजुई बेहद गंभीर होकर कहता है, यह मेरी गलती थी। मैं अपनी वाइफ्स को बचाने के लिए इतना मतलबी हो गया था कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिए। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जेनित्सु गायब हो गया है और कल रात से उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तुम दोनों भी अब यहां से चले जाओ। तुम्हारा रैंक बहुत कम है। अगर यहाँ कोई अपर रैंक राक्षस निकला तो तुम लोग मारे जाओगे, और अगर तुम दोनों भी गायब हो गए तो मैं समझ लूंगा कि तुम लोग मर चुके हो। अब से इस मिशन को मैं अकेले ही संभालूंगा। तंजीरो तुरंत कहता है, उजुई सामा, आपको यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पर उजुई कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें अपनी जान बचाकर यहां से चले जाना चाहिए, और वो पलक झपकते ही वहां से चला जाता है। उजुई के जाने के बाद तंजीरो उदास होकर कहता है, लगता है इन्हें हम पर विश्वास नहीं है क्योंकि हमारा रैंक बहुत लो है। तब इनोस्के उसे एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है, हमारा रैंक अब लो नहीं है, हमारी तरक्की, प्रमोशन हो चुकी है। पहले हम लास्ट पोजीशन पर थे, पर अब हम उससे ऊपर आ चुके हैं। इनोस्के अपने हाथ की त्वचा को खींचकर अपनी नई रैंकिंग दिखाता है, जिसे देखकर तंजीरो हैरान रह जाता है और कहता है, ओह, ऐसा कुछ भी मुझे याद नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम प्रमोट हो चुके हैं। फिर तंजीरो कहता है, ठीक है इनोस्के, तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें रात को ओगीमोटो हाउस में मिलता हूं, तुम मेरा इंतजार करना। इनोस्के चिढ़कर पूछता है, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? तंजीरो समझाता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर की जांच नहीं की है। इस पर इनोस्के कहता है, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो चीज राक्षस मेरे ही घर में है, तो तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तंजीरो जवाब देता है, देखो, हाशिरा हमारे घरों के बाहर पहरा दे रहे थे, फिर भी जेनित्सु गायब हो गया। इससे मुझे यकीन हो गया है कि घरों के अंदर ही कोई गुप्त रास्ता है। वो राक्षस इंसानी भेष में अंदर से ही काम कर रहा है। तंजीरो आगे कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि जेनित्सु और साउंड हाशिरा की वाइफ्स अभी जिंदा होंगी। हमें उन्हें बचाना होगा।
इस मिशन में मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, पर मैं यह भी चाहता हूं कि तुम इसमें मरो मत। इनोस्के हंसते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं भी तुम्हें यही सब कहना चाहता था। शाम के वक्त तंजीरो तोकितो हाउस की सबसे बड़ी ओयरान कोनात्सु के पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने आपको इस समय परेशान किया। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मैं इसके बाद तोकितो हाउस को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। क्या आप मेरी बची हुई पेमेंट रख लेंगी? कोनात्सु हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ? और तुमने ये सब लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तब तंजीरो सच बताते हुए कहता है, असल में मैं एक लड़का हूं, पर एक सीक्रेट मिशन के चक्कर में मुझे लड़की बनना पड़ा। कोनात्सु मुस्कुराती है और कहती है, मुझे यह पहले से पता था। तुम्हारी आवाज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तंजीरो यह सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। कोनात्सु पूछती है, क्या तुम सच में उन गायब हुई लड़कियों को लेकर परेशान थे? तंजीरो पूरी शिद्दत से कहता है, मैं बिल्कुल सीरियस था और मैं उन सबको बचा लूंगा जो अब तक गायब हुए हैं। कोनात्सु भावुक होकर कहती है, शुक्रिया। लेकिन जैसे ही तंजीरो वहां से जाने लगता है, अचानक चारों तरफ एक खौफनाक साया मंडराने लगता है। वो अपर रैंक राक्षसी डाकी वहां आ जाती है और पलक झपकते ही कोनात्सु को अपनी जादुई पट्टियों सेशिज़ में कैद कर लेती है। उसी पल तोकितो हाउस के बाहर खड़े तंजीरो को एक बेहद अजीब और भयानक राक्षस की स्मेल आती है। दूसरी तरफ ओगिमोटो हाउस में इनोस्के तंजीरो का इंतजार कर रहा होता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, उसे बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे ही एक्शन लेना होगा। इनोस्के पागलों की तरह अपना सिर छत पर मारता है और चिल्लाता है, ओए चूहो, मेरी तलवारें लेकर आओ। तभी साउंड हाशिरा के पालतू मस्कुलर चूहे इनोस्के की दोनों तलवारें लेकर वहां आ जाते हैं। इनोस्के जैसे ही अपने असली सुअर वाले मास्क और तलवारों के साथ सामने आता है, उस घर की औरतें डर के मारे चीखने लगती हैं। इनोस्के उनकी परवाह किए बिना पूरे घर को तोड़ते हुए उस राक्षस को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई क्योगोकू हाउस के मास्टर के पास पहुंचता है और तलवार की नोक पर उससे जेनित्सु और इनोस्के के बारे में पूछता है। मालिक डरते हुए बताता है कि वो दोनों गायब हो चुके हैं। उजुई पूछता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे मार दूंगा। मालिक कांपते हुए कहता है, मुझे इस घर की सबसे बड़ी ओयरान वाराबिहिमे पर शक है। यह सुनते ही उजुई समझ जाता है कि दुश्मन कौन है और वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है। उजुई सोचता है, मुझे पहले उस कोठे की ओर जाना होगा। वो ओयरान ही जानती होगी कि यह राक्षस कहां छिपा है। मैं अपने इन हाथों से उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर तंजीरो उस भयानक स्मेल का पीछा करते हुए सीधे डाकी के सामने पहुंच जाता है। डाकी कोनात्सु को अपनी पट्टियों में जकड़े हुए हवा में तैर रही होती है। तंजीरो को देखकर डाकी एक शातिर मुस्कान के साथ पूछती है, आखिर तुम्हारे जैसे डेमन स्लेयर यहाँ कितने मौजूद हैं? क्योंकि मैंने उस पीले बालों वाले जेनित्सु को भी पकड़ लिया है। क्या तुम्हारे साथ कोई हाशिरा भी आया है? वैसे मैं कह सकती हूँ कि तुम कोई हाशिरा नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तंजीरो देखता है कि डाकी की पट्टियों के अंदर कई इंसानों की बॉडी और कोनात्सु फंसी हुई है। तंजीरो हैरान होकर सोचता है, इसकी आधी बॉडी कहाँ है? यहाँ खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही और न ही इनकी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। तभी तंजीरो नोटिस करता है कि कोनात्सु की सांसें चल रही हैं। वो चिल्लाता है, इस लेडी को छोड़ दो। डाकी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? वो अपनी पट्टी से एक जोरदार वार करती है, जिससे तंजीरो सीधे दीवार से जा टकराता है। तंजीरो सोचता है, यह अचानक क्या हुआ? मेरी बॉडी काम क्यों नहीं कर रही? पर मुझे उठना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए कमजोर महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं इस राक्षसी की ताकत से डर रहा हूं। इसकी असली पावर इसकी इन पट्टियों में है जो इंसानों को अपने अंदर सोख सकती हैं। इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था जहां से कोई इंसान गुजर सके। डाकी तंजीरो को दोबारा खड़ा देखकर हैरान होती है और कहती है, अरे तुम अभी भी जिंदा हो। इसका मतलब तुम जितना मैं सोच रही थी उससे थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो। और तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है इन्हें तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल लूं। तभी अचानक तंजीरो की पीठ पर बंधे नेजुको के बॉक्स की एक रस्सी टूट जाती है। तंजीरो तुरंत उस बॉक्स को साइड में आराम से रखता है और दिल में कहता है,
मुझे माफ कर देना नेजुको, इस हालत में तुम्हारे बॉक्स को लड़ाई के बीच नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जब तक तुम्हें एहसास न हो कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तब तक इस बॉक्स को मत छोड़ना। इसके बाद तंजीरो अपनी तलवार थामता है और पूरी ताकत से डाकी की पट्टियों पर हमला कर देता है। वो वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके डाकी के वार को हवा में ही काट देता है। डाकी तंजीरो की फुर्ती देखकर दंग रह जाती है और कहती है, मैं बहुत इम्प्रेस हूं। तुम्हारा हवा में लड़ने का तरीका इतना भी बुरा नहीं है और तुमने बहुत ही सफाई से कोनात्सु को मेरी पट्टियों से अलग कर लिया। तंजीरो कोनात्सु को सुरक्षित जगह पर लिटाता है और अपनी तलवार कसकर पकड़ लेता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, इस वक्त मैं साउंड हाशिरा, इनोस्के और जेनित्सु के बिना अकेला हूं। क्या सच में मैं इसे अकेले हरा सकता हूं? नहीं, अब यहां कोई किंतु परंतु का मौका नहीं है। मुझे अकेले ही हर हाल में इसे हराना होगा। कि साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई आखिरकार अपनी एक वाइफ हिनात्सुरु को ढूंढ लेता है। हिनात्सुरु रोते हुए उजुई को बताती है, जब मैं यहां से बचकर निकलने वाली थी, तब उस राक्षसी ने मुझे पकड़ लिया और जहर दे दिया। इस वजह से मैं आपको कोई भी मैसेज नहीं भेज सकी। उजुई सामा, आपको तुरंत यह जगह छोड़ देनी चाहिए। खुलेआम कत्लेआम पर उतर आई है। उजुई प्यार से उसे दवा देता है और कहता है, चुपचाप इस एंटीडोट को पियो, यह जहर के असर को खत्म कर देगा। जैसे ही दवा काम करे, तुम तुरंत यह डिस्ट्रिक्ट छोड़कर सुरक्षित जगह चली जाना। इतना कहकर उजुई वहां से निकल जाता है। वो हवा की रफ्तार से दौड़ते हुए सोचता है, लड़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पर वो राक्षस आखिरकार है कहां? तभी उजुई के तेज कानों को जमीन के अंदर से तलवारें चलने और लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। उजुई अपनी जबरदस्त सेंसिंग पावर से राक्षस के ठिकाने को ढूंढ लेता है और अपनी तलवारों से जमीन को चीरते हुए नीचे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ जमीन के ऊपर तंजीरो और डाकी की खूनी जंग जारी है। तंजीरो की तलवार से आती आवाजों को सुनकर डाकी चिढ़ जाती है और कहती है, ये कीड़े मुझे कितना परेशान करेंगे। आखिरकार वो आवाज किस चीज की थी? फिर वो तंजीरो को घूरते हुए पूछती है, सच सच बताओ, तुम लोग कुल कितने डेमन स्लेयर्स हो? तंजीरो कड़क आवाज में कहता है, यह मुझसे मत पूछो। डाकी हंसते हुए कहती है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। वैसे गलती से ही सही, पर तुम्हारी तलवार की धार अब भी से कमजोर हो चुकी है। जिसने भी इस तलवार को बनाया है वो जरूर कोई नौसिखिया होगा। तंजीरो अपनी तलवार के सम्मान में चिल्लाता है, नहीं, जिसने इस तलवार को बनाया है वो एक बहुत ही महान स्वॉर्डस्मिथ है। डाकी कहती है, अगर यह सच है तो इसकी धार कमजोर क्यों हुई? अब मैं तुम सबसे बोर हो चुकी हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तंजीरो अंदर ही अंदर सोचता है, एक तलवार तब कमजोर पड़ती है जब उसका चलाने वाला काबिल ना हो। मैं बहुत कमजोर हूं। इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बावजूद मैं वाटर ब्रीदिंग पर पूरा कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया। मेरी बॉडी वाटर ब्रीदिंग के लिए बनी ही नहीं है। मेरे लिए हमेशा से हिनोकामी कागुरा ही बेस्ट साबित हुआ है, पर मैं इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरी पूरी एनर्जी सोख लेता है। लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं हार नहीं मान सकता। तंजीरो अपनी आंखें बंद करता है और पूरी एकाग्रता के साथ हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके डाकी की जानलेवा पट्टियों सेशेस को काटने लगता है। तंजीरो की रफ्तार और बदली हुई तकनीक को देखकर डाकी के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही तंजीरो अपने तीसरे प्रहार से डाकी पर हमला करता है, डाकी बड़ी चालाकी से उसकी तलवार के वार को अपनी पट्टियों से काट देती है और कहती है, तुम बहुत स्लो हो। अगले ही पल डाकी तंजीरो पर एक जबरदस्त हमला करती है, जिससे तंजीरो दूर जाकर गिरता है। हिनोकामी कागुरा के भारी इस्तेमाल की वजह से तंजीरो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसका शरीर भारी हो जाता है। डाकी दोबारा तंजीरो पर वार करने बढ़ती है, लेकिन तंजीरो हार मानने की बजाय अपनी सांस को कंट्रोल करता है, डाकी के वार को डॉज करता है और दोबारा उससे भिड़ जाता है। तंजीरो सोचता है, इसकी ये पट्टियां किसी तेज तलवार से कम नहीं है। मुझे अपने शरीर के तापमान, बॉडी टेम्परेचर को और बढ़ाना होगा। यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ बटरफ्लाई मेंशन की एक लड़की तंजीरो से कहती है, तंजीरो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें रेस्ट करना होगा।
तंजीरो उससे मिन्नतें करता है, प्लीज किसी को मत बताना, मैं ठीक हूँ। लड़की कहती है, तुम पिछले 2 दिनों से बीमार हो। अगर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नीचे नहीं गया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे लेडी शिनोबू को बुलाने दो। वापस लड़ाई में तंजीरो सोचता है, सच तो यह है कि जब भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ और मल्टीपल टाइम्स हिनोकामी कागुरा कर पाता हूँ। मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं इस रफ्तार से इस राक्षसी को हरा सकता हूँ। डाकी भी हैरान होकर सोचती है, यह लड़का तो मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग निकला। इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। मेरा दिल कर रहा है कि इन्हें इसके जिस्म से बाहर निकाल लूं। अब कहानी मुड़ती है ओगी मोटो हाउस की तरफ, जहां इनोस्के अभी भी पागलों की तरह उस राक्षस को ढूंढ रहा है। वो गुस्से में फर्श को तोड़ देता है, जहां उसे जमीन के अंदर एक गहरा होल, गड्ढा दिखाई देता है। वो गड्ढा बहुत छोटा होता है, पर इनोस्के हंसते हुए कहता है, यह होल भले ही छोटा हो भाई, पर इनोस्के समय की स्पीड को नहीं रोक सकता। मैं अपनी जॉइंट्स, हड्डियों को डिसलोकेट कर सकता हूँ। जहां मेरा सिर घुस सकता है वहां मेरा पूरा शरीर आसानी से जा सकता है। और हम देखते हैं कि इनोस्के एक सांप की तरह रेंगते हुए उस छोटे से होल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही इनोस्के नीचे पहुंचता है वो डाकी के गुप्त ठिकाने यानी उसके अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर इनोस्के हैरान रह जाता है। वहां अजीब सी इंसानी चेहरे वाली पट्टियां लटक रही होती हैं। इनोस्के समझ जाता है कि ये सिर्फ पट्टियां नहीं है, बल्कि इनके अंदर असली इंसान कैद है। यानी वो राक्षस इंसानों को खाने के लिए अपनी पट्टियों के अंदर जिंदा कैद करके रखता था। तभी डाकी की एक जिंदा पट्टी, बेल्ट, इनोस्के के सामने आती है और चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इनोस्के कहता है, अरे ये बेल्ट कौन बोल रहा है? वो पट्टी इनोस्के पर हमला करती है, पर इनोस्के अपनी दोनों तलवारों से उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है और एक एक करके सभी इंसानों को आजाद करने लगता है। वो पट्टी गुस्से में कहती है, यह डेमन स्लेयर किसी भी एंगल से वार कर सकता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि कोई हमारे फूड सप्लाई तक पहुंच जाएगा। तभी उस पट्टी को डाकी की आवाजें सुनाई देती है जो कहती है, उसे जिंदा पकड़ो, बस माकियो और सूमा को छोड़कर, अगर जरूरत पड़े तो बाकी सबको मार दो। वो पट्टी इनोस्के से बचे हुए इंसानों पर हमला करने पड़ती है। इनोस्के उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है, पर तभी वहां माकियो और सूमा अपनी निंजा कुनाई के साथ प्रकट होती हैं और इंसानों को बचा लेती हैं। इनोस्के पूछता है, तुम दोनों कौन हो? माकियो बताती है, हम दोनों साउंड हाशिरा की वाइफ्स हैं, पर मैं जहर की वजह से अच्छे से लड़ नहीं सकती, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। सूमा रोने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है जब रोने की बारी आती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं इन सबको कैसे बचाऊं? मैं खुद भी पकड़ी जाऊंगी। तभी वो पट्टी उन तीनों पर एक साथ हमला करती है। माकियो लड़ते हुए कहती है कि अगर हम इस जमीन के अंदर ही लड़ते रहे तो यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन तभी धमाका, जेनित्सु जो अब तक बेहोश था, अपनी नींद की हालत में थंडर ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उस राक्षसी पट्टी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। इनोस्के चिल्लाता है, भाई मुझे लगता है तुम्हें हमेशा सोते ही रहना चाहिए। सूमा हैरान होकर कहती है, ये लड़की तो लड़कों की तरह पागलों की तरह लड़ रही है। तभी अचानक ऊपर की छत पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है और एक बहुत तेज हवा चलती है। इनोस्के सोचता है, ऊपर से नीचे इतनी तेज हवा कैसे आ सकती है? इतना बड़ा गड्ढा किसने किया? और तभी वहां साक्षात भगवान की तरह साउंड हाशरा टेंगेन उजुई की एंट्री होती है। उजुई अपनी एक ही जबरदस्त चाल से उस राक्षस की बची हुई सभी पट्टियों को हवा में ही काट देता है। उस पट्टी को एहसास होता है कि यह ताकत किसी मामूली इंसान की नहीं, बल्कि एक हाशिरा की है। उजुई अपनी बीवियों की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और तुम दोनों हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही हो। उजुई को देखकर माकियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में उजुई अपनी तीनों बीवियों को मिशन पर भेजने से पहले समझा रहा होता है, तुम्हें हर हाल में जिंदा वापस लौटना होगा।
अगर तुम्हें मिशन पर कोई भी खतरा लगे तो बिना कुछ सोचे समझे वहां से वापस आ जाना। सबसे पहले अपनी जान के बारे में सोचना, फिर आम लोगों की, और सबसे आखिर में मेरे बारे में सोचना। भले ही मैं एक डेमन स्लेयर हूं और मुझे लोगों की जान पहले बचानी चाहिए, पर मेरे लिए तुम तीनों की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माकियो सोचती है कि उजुई सामा हमेशा से ऐसे ही दयालु थे। वापस प्रेजेंट में उजुई सुमा के आंसू पोंछता है और कड़क आवाज में कहता है, अब यह लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि असली दुश्मन जमीन के ऊपर है। कि तंजीरो और अपर रैंक 6 की राक्षसी डाकी के बीच खूनी जंग जारी है। डाकी की कटी हुई पट्टियां वापस उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही हैं और अब वो अपने असली और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में बदल चुकी है। तंजीरो खुद से सोचता है, साउंड, हाशिरा, इनोस्के और जैनित्सु सुरक्षित हैं। अब मुझे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही इस राक्षसी को यहां खत्म कर दूंगा। तभी वहां एक मासूम इंसान अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ बीच में आ जाता है। डाकी को तंजीरो से ज्यादा उस इंसान पर गुस्सा आता है। वह अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे पूरा इलाका पल भर में तबाह हो जाता है। तंजीरो का शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उस हमले की चपेट में आकर बहुत से मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। तंजीरो का दिल अंदर से रोने लगता है। वह लड़खड़ाते हुए एक आदमी के पास पहुंचता है और उसे शांत रहने और अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए कहता है। तंजीरो की आंखों से खून बहने लगता है। वह पूरी तरह टूट चुका है और तभी उसे अपने पिता की याद आती है। उसे अपने परिवार का वो दर्द याद आता है जिसे राक्षसों ने बेरहमी से छीन लिया था। तंजीरो डाकी की इस क्रूरता को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुमने उन बेगुनाह लोगों को मार दिया जो कभी वापस नहीं आ सकते। तुम राक्षसों को अपनी की गई गलतियों का जरा भी पछतावा नहीं होता है ना? डाकी तंजीरो के इस बेखौफ हमले को देख हैरान हो जाती है। अचानक डाकी को किसी और की यादें सुनाई देने लगती हैं। यह किसी और की नहीं बल्कि डाकी के अंदर छिपी उस राक्षसी की पुरानी यादें थीं। इसके बाद डाकी अपनी पूरी ताकत से तंजीरो पर हमला कर देती है। अब उसके पास उसकी सारी ओबी बेल्ट्स वापस आ चुकी थी। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तंजीरो अपनी पूरी स्पीड के साथ उसकी बेल्ट्स को काटते हुए सीधे उसके गले तक पहुंच जाता है। डाकी की आंखें फैल जाती हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक इंसान उसकी स्पीड को मैच कर सकता है। लेकिन तभी तंजीरो का शरीर जवाब देने लगता है। उसके घाव लगातार खून बहा रहे थे। उसे नेजुको की आवाज सुनाई देती है, भैया सांस लो, और अगले ही पल तंजीरो जमीन पर गिर पड़ता है। डाकी हंसने लगती है। वह कहती है, तुमने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन आखिर तुम सिर्फ एक इंसान हो। डाकी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी बूम, एक जोरदार किक डाकी को दूर उड़ा देती है। डाकी हैरान होकर पीछे देखती है और वहां खड़ी थी नेजुको। नेजुको बहुत ज्यादा गुस्से में है। डाकी नेजुको को देखकर एक घृणित ताना मारती है, तुम तो वही गद्दार राक्षसी हो जिसके बारे में मुजान सामा बात कर रहे थे। आज तुम दोनों भाई बहन एक साथ ही खत्म हो जाओगे। डाकी अपनी पट्टियों से नेजुको पर बिजली की गति से हमला करती है और उसका एक पैर काट देती है। डाकी को लगता है कि नेजुको एक कमजोर राक्षस है जो जल्दी रिजेनरेट नहीं कर पाएगी। वह उसे सूरज की रोशनी के इंतजार में वहीं तड़पाकर खत्म करने की सोचती है। लेकिन तभी होता है एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर डाकी के होश उड़ जाते हैं। नेजुको अपनी कटी हुई बॉडी को पलक झपकते ही रीजनरेट कर लेती है और उसकी रीजनरेशन की स्पीड किसी अपर रैंक राक्षस के बराबर हो जाती है। डाकी हैरान रह जाती है कि यह कैसे संभव है। नेजुको का शरीर अब एक एडल्ट राक्षस के रूप में पूरी तरह बदलने लगता है। उसकी बॉडी पर अजीब से गहरे निशान उभर आते हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसके माथे पर एक सींग उगाता है जो उसके डेमन फॉर्म की खूंखार ताकत को दर्शाता है। तंजीरो अपनी बेहोशी की हालत में अपने भाई बहन के साथ बीते पलों को याद करता है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन कभी बहुत नरम दिल की थी, पर जब बात अपने परिवार पर आती है तो वह सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाती है।
यहाँ हम देखते हैं कि नेजुको पूरी तरह गुस्से में उस राक्षसी पर टूट पड़ती है। वह डाकी के हाथ पैर काट देती है, लेकिन डाकी भी हार मानने को तैयार नहीं है। दोनों राक्षसों के बीच एक खूंखार जंग शुरू हो जाती है। नेजुको ने डाकी को पूरी तरह डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। तंजीरो का भाई उसे सपने में कहता है, तंजीरो, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो ना? तुम बहुत नरम दिल हो, लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तो बहुत खतरनाक लगते हो। और इसी भावना के साथ नेजुको उस राक्षसी पर एक जबरदस्त हमला करती है। नेजुको ने न केवल डाकी को बुरी तरह घायल कर दिया, बल्कि उसे अपनी जगह से हिलाने पर मजबूर कर दिया। डाकी, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझती थी, अब नेजुको के खौफ से कांप रही है। नेजुको का यह रूप तंजीरो के लिए एक उम्मीद की किरण है, लेकिन यह साथ ही एक चेतावनी भी है। क्या नेजुको इस गुस्से को कंट्रोल कर पाएगी, या वह खुद को पूरी तरह एक राक्षस में बदल लेगी? अब नेजुको बेरहमी से बार बार डाकी को मारती रहती है और स्माइल करने लगती है, जिससे डाकी को बहुत पेन होता है। वहीं दूसरी तरफ छत पर बेहोश पड़े तंजीरो के सपने में उसका भाई ताकियो आता है और उसे जगाता है। वह कहता है कि अगर तंजीरो अभी नहीं उठा तो उनकी बहन कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और यह सुनते ही तंजीरो को होश आ जाता है। यहाँ नेजुको अभी भी डाकी को मारती ही रहती है और उसका रूप बहुत डरावना हो जाता है। डाकी जैसे तैसे अपने रिबन निकालती है और नेजुको के हाथ पैर और गर्दन काट देती है और उससे दूर हो जाती है। मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नेजुको के ब्लड सेल्स आपस में जुड़े होने की वजह से उसके बॉडी पार्ट्स अलग नहीं होते और नेजुको फिर डाकी के रिबन को अपने हाथों से पकड़ लेती है। और तो और डाकी की बॉडी पर लगा हुआ नेजुको का पूरा खून जलने लगता है, जिससे डाकी के शरीर में आग लग जाती है। उसे जलते जलते एक पास्ट का मोमेंट याद आता है, जिसमें दो लोग किसी को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ गए थे। डाकी इससे बुरी तरह घायल हो जाती है। वो कुछ करती इससे पहले ही नेजुको उसके पास वापस आ जाती है और उसे दोबारा बुरी तरह मारने लगती है। नेजुको को देखकर ऐसा लगने लगता है कि वो भी एक असली डेमन बन गई है। डाकी सोचती रह जाती है कि यह कौन सा ब्लड डेमन आर्ट है जो कि दूसरे डेमन को ही चोट पहुंचा रहा है। नेजुको फिर डाकी को लात मारती है, जिससे वो 4 घरों को तोड़ते हुए 5वें घर में जाकर गिर जाती है। लेकिन उस घर में कुछ घायल लोग होते हैं। उनमें से एक लड़की का खून बह रहा होता है और नेजुको भी वहां आ जाती है। बहता हुआ खून देखकर नेजुको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और बेकाबू हो जाती है। वो उस लड़की को खाने के लिए दौड़ती है, मगर इससे पहले तंजीरो वहां आ जाता है और अपनी तलवार की माया से नेजुको का मुंह पकड़कर उसे रोक लेता है। तंजीरो उसे शांत होने को बोलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नेजुको तंजीरो की कोई बात नहीं सुनती है। मगर तंजीरो भी हार नहीं मानता है और नेजुको को पकड़कर रखता है। कुछ देर ऐसा ही चलता है और इतने में डाकी दोबारा आ जाती है। अब डाकी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो कहती है कि उसकी आधी बॉडी जल गई है और इतनी चोट लगी है कि जो ठीक होने में एक अरसा ले लेगी, और अब वो नेजुको से परेशान हो गई है तो वो उसे खत्म कर देगी। ऐसे ही डाकी अपने रिबन निकालकर नेजुको के पास आने लगती है। तंजीरो को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वो नेजुको को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उनके पास इंसान खड़े थे और वो इसी कारण डाकी को भी किसी को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक सकता था। इससे डाकी उनके काफी नजदीक आ जाती है और उसके अटैक करते ही उजुई वहां आकर डाकी के सभी रिबन काट देता है और तंजीरो से पूछता है, क्या यही नेजुको है? ये तो काफी चमक रही है। तंजीरो चौंक जाता है और पूछता है कि अब तक कहां था। यह सुनकर उजुई तंजीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं लॉर्ड उजुई हूं। डाकी इतने में उजुई से कहती है, तुम एक हाशिरा हो ना और तुम मुझसे लड़ने आए हो। पर इस पर उजुई इसे चुप हो जाने को कहता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर अपर रैंक से लड़ने आया हूँ, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। डाकी को समझ नहीं आता। उसकी गर्दन से खून निकलता है और उसकी गर्दन निकलकर उसके हाथों में गिर जाती है। इसका मतलब उजुई ने आते ही डाकी के रिबन के साथ ही उसकी गर्दन भी काट दी थी। दूसरी तरफ इनोस्के और जेनित्सु उजुई के तेज होने की वजह से पीछे ही रह जाते हैं और इनोस्के गुस्सा करता है। जेनित्सु अभी भी सो रहा होता है, मगर उसे चल रही इस लड़ाई की आवाज दूर से ही सुनाई दे जाती है और वो उस तरफ जाने लगता है। इनोस्के भी समझ जाता है और फिर वो जेनित्सु के आगे आगे भागना शुरू कर देता है।
यहाँ तंजीरो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उजुई ने इतनी आसानी से डेमन का गला काटकर इसे मार डाला है। फिर उजुई तंजीरो के पास आता है और कहता है कि यहाँ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है, तो इसे कंट्रोल में लाओ। क्या तुम इसे कोई लोरी गाकर सुला नहीं सकते? इतने में नेजुको के धक्के से जमीन टूट जाती है और वो और तंजीरो बाहर सड़क पर आकर गिर जाते हैं। नेजुको बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी होती है और तंजीरो को समझ वाली बात याद आती है और उसे वो लोरी भी याद आती है जो उनकी माँ उन्हें बचपन में सुनाया करती थी। तो तंजीरो भी वही लोरी गाने लगता है। नेजुको इस बीच उसे बहुत चोट पहुंचाती है और उसे नोच देती है, पर तंजीरो नहीं रुकता है और एक मोमेंट आने पर नेजुको के कान में लोरी जाती है, जिससे उसे याद आता है कि ये लोरी नेजुको की मदर उसे बचपन में सुनाया करती थी। उस समय नेजुको अपनी मॉम से बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तंजीरो भैया की आंखें लाल क्यों हैं। उन्होंने आपके पेट में जरूर ढेर सारी लाल बेरीज खाई होंगी। पर इस पर उसकी मॉम बस हंस देती है और अपनी मॉम को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। तंजीरो उसे बस देखता ही रह जाता है और नेजुको रोते रोते एक बच्ची के साइज की बन जाती है और सो जाती है। घर के अंदर उजुई भी अब वापस जाने वाला होता है, पर डेमन से बात करता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन उजुई उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारा सिर ही तुम्हारे हाथों में है तो कहानी खत्म हो चुकी है। फिर वो डाकी से कहता है कि तुम तो अपर रैंक की डेमन थी भी नहीं, जिसे सुनकर डाकी को बहुत गुस्सा आता है। उजुई को समझ नहीं आता कि गला कट जाने के इतने देर बाद भी डाकी अभी तक मरी क्यों नहीं है। अब डाकी इतना चिढ़ जाती है कि वह रोना शुरू कर देती है और उजुई वेट करता है कि वो कब मार के चुप होगी। डाकी गुस्से से अपने हाथ पैर जमीन पर मारने लग जाती है और जोर से अपने भाई को आवाज लगाती है, जिससे उजुई थोड़ा सावधान होकर अपनी तलवार सामने ले आता है। डाकी के रोते रोते उसके शरीर में से कुछ निकलना शुरू करता है और एक और बॉडी उसमें से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही उजुई उस पर अटैक कर देता है। उसने इस दूसरे डेमन को भी मार ही दिया था, लेकिन अचानक ही डाकी और वो दूसरा डेमन गायब हो जाते हैं। पीछे मुड़कर देखता है कि एक बहुत ही पतला सा लड़का डाकी के पास बैठकर उसे चुप करा रहा है। वो देखता है कि डाकी की गर्दन दोबारा जुड़ गई है और उसके जलने के निशान भी गायब हो गए हैं और वो लड़का डाकी को बता रहा होता है कि वो कितनी सुंदर है। उजुई दोबारा उस पर अटैक करता है, पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि वो लड़का उजुई पर अटैक कर देता है, जिससे उजुई के सिर में चोट आ जाती है और उस लड़के के हाथ में सिकलस आ जाते हैं और उसकी शक्ल बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह होती है। वो उजुई से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था पर तुम बच गए। हैंडसम होने की तारीफ करने लग जाता है। तुम्हारा चेहरा और हाइट दोनों अच्छे हैं, तुम लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए हम, है ना? मैं तो कितना भी खा लूं मेरा वजन ही नहीं बढ़ता है। उससे उजुई से बहुत जलन हो रही होती है और वो अपना ही मुंह और बॉडी अपने नाखूनों से नोचने लग जाता है। फिर वो कहता है कि इसी वजह से मैं तुम्हें बुरी तरह से मार डालूंगा। इतने में डाकी कहती है कि भैया प्लीज उसे भी मार दो जिसने मुझे इतना ज्यादा जला दिया था, और बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की पर इन लोगों ने मिलकर उसे परेशान कर दिया था। यह सब सुनकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरी बहन के साथ किया है। ऐसा बोलते बोलते वो अपने सिकल तेजी से उजुई पर फेंकता है। घर के बाहर से तंजीरो देख लेता है और समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, मतलब अंदर एक और डेमन है और वो अंदर जाने की सोचता है। इतने में वो देखता है कि इनोस्के और जेनित्सु वहां आ चुके हैं और इनोस्के खुद को लॉर्ड इनोस्के बोलने लग जाता है और जेनित्सु सो रहा होता है। तंजीरो उसे अंदर जाने को कहता है और वो नेजुको को 1 मिनट में बॉक्स में सुलाकर आ जाएगा और लॉर्ड इनोस्के उसे हाँ कर देता है। घर के अंदर अभी भी 2 लोग फंसे होते हैं। ग्युतारो कहता है कि तुम सच में गुड लुकिंग लड़के हो, जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। पर उजुई भी इससे चुप नहीं रहता है और कहता है कि वो बहुत चमकीला है। वैसे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, मगर मेरी 3 सुंदर बीवियां हैं। ग्युतारो ये सुनकर इतना गुस्सा होता है कि वो बेकाबू होते हुए अपना ब्लड डेमन आर्ट फ्लाइंग ब्लड सिकल यूज करता है, जिससे 3 खून से बने सिकल बाहर आते हैं और उजुई की तरफ ब्लेड की तरह जाने लगते हैं। अपने पीछे के इंसानों को बचाने के लिए वो 3 बम ब्लास्ट करता है और नीचे वाले फ्लोर पर आकर उन्हें भाग जाने को कहता है। भाग जाओ। पर वो ब्लड सिकल
उसी की तरफ दोबारा आ जाते हैं। उजुई समझ जाता है कि जब तक ये सिकल अपने टारगेट को नहीं मारेंगे ये तबाह नहीं होंगे। उसे ये भी समझ आता है कि अगर वो ग्योतारो का सिर काट देता है तो शायद उसके साथ साथ उसकी बहन भी मारी जाएगी, क्योंकि शायद उनमें से ग्योतारो ही मेन बॉडी है। और इसी बात का पता लगाने के लिए वो 3 और बम उन भाई बहन की तरफ फेंकता है, जिससे पूरा घर धमाके से तबाह हो जाता है। धुआं खत्म होते ही वो देखता है कि सामने एक रिबन से बनी बहुत बड़ी बॉल है, जिसके अंदर ग्योतारो और डाकी बचकर उजुई के पास आ गए हैं। उजुई इससे इम्प्रेस हो जाता है कि हमारे खास बात यही है कि हम मिलकर काम करते हैं। और यह एपिसोड ये तंजीरो नेजुको को वापस उसके बॉक्स में रखता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। उसकी आंखों में थकान थी, शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैं हार नहीं मानूंगा। उधर टेंगेन, उजुई और ग्योतारो आमने सामने खड़े थे। ग्योतारो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास ताकत भी है, शोहरत भी है और ऊपर से 3 खूबसूरत पत्नियां भी। सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन टेंगेन हंस पड़ता है। वो कहता है, भाग्यशाली? तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी आसान रही है? इसके बाद पहली बार टेंगेन अपने अतीत के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह एक शिनोबी परिवार में पैदा हुआ था। उसके 9 भाई बहन थे, लेकिन जब तक वह 15 साल का हुआ उनमें से 7 मर चुके थे। उनके पिता उन्हें इंसान नहीं बल्कि हथियार की तरह ट्रेन करते थे। हर दिन मौत से लड़ना पड़ता था, हर दिन जिंदा बचना पड़ता था, और आखिर में सिर्फ टेंगेन और उसका एक भाई ही बच पाए। टेंगेन कहता है, मैंने बहुत लोगों को खोया है, इसलिए मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। यह सुनकर ग्योतारो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो फिर से अपने ब्लड स्कल्स निकाल लेता है और भयानक हमला शुरू हो जाता है। उधर तंजीरो भी लड़ाई के मैदान में वापस पहुंच जाता है। वो समझ चुका था कि अगर दोनों डेमन्स का सिर एक साथ नहीं कटा तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इसी दौरान जेनित्सु और इनोसुके भी डाकी के पीछे पड़ जाते हैं। डाकी अपनी बेल्ट से पूरे इलाके में हमला कर रही थी। हर दिशा से उसके रिबन निकल रहे थे, लेकिन इस बार जेनित्सु और इनोसुके पीछे हटने वाले नहीं थे। जेनित्सु अभी भी नींद में था, लेकिन उसकी लाइटनिंग ब्रीडिंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वहीं इनोसुके पूरी ताकत से डाकी के पीछे भाग रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, उसका सिर काटना। इधर ग्योतारो और टेंगेन की लड़ाई लगातार और खतरनाक होती जा रही थी। ग्योतारो का जहर टेंगेन के शरीर को कमजोर कर रहा था, लेकिन फिर भी टेंगेन पीछे नहीं हट रहा था। तंजीरो ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एक हशीरा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अटूट इच्छा शक्ति चाहिए। तभी ग्योतारो अचानक अपनी ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करता है। चारों तरफ खून से बने विशाल ब्लेड्स फैल जाते हैं। पूरा इलाका तबाह होने लगता है। घर टूटने लगते हैं, दीवारें बिखरने लगती हैं और हर तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। तंजीरो तुरंत वाटर ब्रीदिंग इस्तेमाल करता है। वो उन ब्लेड्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योतारो की ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। तंजीरो का शरीर कांपने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आती है। उसे याद आता है कि वह क्यों लड़ रहा है। उसे याद आता है कि अगर वह हार गया तो और भी लोग मर जाएंगे। और तभी वो फिर से खड़ा हो जाता है। उधर डाकी भी पूरी ताकत से लड़ रही थी, लेकिन जेनित्सु और इनोसुके उसकी रफ्तार को रोक चुके थे। जेनित्सु बिजली की तरह आगे बढ़ता है। उसकी लाइटनिंग ब्रीदिंग पहले से भी तेज हो जाती है। डाकी पहली बार डर महसूस करती है। उसे एहसास होने लगता है कि ये इंसान साधारण नहीं है। इनोसुके भी अपनी बीस्ट ब्रीडिंग से लगातार हमला करता रहता है। वो डाकी को एक पल का भी मौका नहीं देता। अब लड़ाई 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ तंजीरो और टेंगेन ग्योतारो से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जेनित्सु और इनोसुके डाकी का पीछा कर रहे थे। लेकिन असली समस्या अभी भी वही थी, दोनों का सिर एक साथ काटना। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई तो दोनों दोबारा जीवित हो जाएंगे। इसी बीच टेंगेन को महसूस होता है कि जहर तेजी से फैल रहा है।
उसकी नजर धुंधली होने लगती है, हाथ भारी होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे अपने साथियों पर भरोसा था। ग्युतारो हंसते हुए कहता है, तुम मरने वाले हो। लेकिन टेंगेन जवाब देता है, शायद, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। तंजीरो भी उसके साथ दौड़ पड़ता है। दोनों एक साथ हमला करते हैं। उधर जेनित्सु और इनोसुके भी डाकी के पीछे अपनी आखिरी ताकत लगा देते हैं। पूरा मैदान चीखों, धमाकों और तलवारों की आवाज से भर जाता है। और ठीक उसी पल ऐसा लगता है कि जीत अब उनके हाथों में आने वाली है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या तंजीरो और उसके साथी अपर रैंक 6 को हरा पाएंगे? लेकिन इन अपर रैंक डेमन्स की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हाशिरा और स्लेयर्स पर पूरी तरह भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक हिनात्सु भी वहां आ पहुंचती है। वह अपने साथ विस्टेरिया पॉइजन से लिप हुए ढेर सारे कुनाई लाती है और उन्हें ग्युतारो की ओर फेंकती है। ग्युतारो अपना बचाव करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उजुई अपनी तलवार से ग्युतारो के पैर काट देते हैं। ग्युतारो सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान उसे इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है। तभी कहानी हमें अतीत में ले जाती है। उजुई अपनी तीनों पत्नियों के साथ अपने मरे हुए भाई बहनों की कब्र पर जाते हैं। वहां उजुई उनके लिए एक खास जापानी शराब चढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम सबके बदले की आग में जी रहा हूं। अपनी तीनों पत्नियों के साथ खाना खाते समय हिनात्सु उनसे पूछती है कि क्या उन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती। उजुई भावुक होकर कहते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मैं उनके बारे में न सोचूं। वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब उन्होंने अपना घर चौधा था। तभी एक खूबसूरत पल आता है जब हवा चलती है और सकुरा फूल की एक पत्ती हिनात्सु के सिर पर गिरती है। उजुई उसे बड़ी नरमी से हटाते हैं, जिसे देखकर सुमा और माकियो को जलन होने लगती है। वे दोनों भी अपने सिर पर पत्तियां लगा लेती हैं। उजुई समझ जाते हैं कि यह उनकी शरारत है और वे खुश होकर उन्हें कहते हैं कि यहां बहुत सारी पत्तियां हैं, तुम्हें जो चाहिए उठा लो। कहानी वापस वर्तमान में आती है। उजुई देखते हैं कि ग्युतारो के दोनों पैर फिर से उगाए हैं, यानी विस्टेरिया जहर का असर खत्म हो चुका है। उजुई और तंजीरो अपनी तलवारों के साथ ग्युतारो के सिर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्युतारो अपना सबसे खतरनाक ब्लड डेमन आर्ट इस्तेमाल करता है, रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस। उसके हाथों के चारों ओर खून की रिंग्स बन जाती हैं जो तेज धार वाले चाकुओं की तरह हैं। तंजीरो को वह ब्लेड लगने ही वाला था कि उजुई उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं और खुद उन हमलों से बचने के लिए कांस्टेंट रेसोनेटिंग स्लैशेस करने लगते हैं। चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, लेकिन अटैक रुकते ही ग्युतारो गायब हो जाता है। तभी उजुई के पीछे से डाकी के रिबन हमला करते हैं। हिनात्सु उन्हें आगाह करती है। उजुई बच तो जाते हैं, लेकिन ग्युतारो मौका पाकर हिनात्सु का मुंह पकड़ लेता है। उजुई का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और डाकी के रिबन उन्हें कैद कर लेते हैं। उजुई को फिर से वह दिन याद आता है जब वे अपनी पत्नियों के साथ सूर्यास्त देख रहे थे। सुमा कहती हैं कि काश वो ड्रैगन फ्लाई की तरह यूडी सकती, जिस पर माकियो उसे डांटती है। तभी हिनात्सु हंसकर कहती है, एक बार किसी अपार रैंक डेमन को मार दें, उसके बाद हम फ्रंट लाइंस की लड़ाई छोड़कर आम लोगों की तरह शांति से जिएंगे। वे कहते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बने थे, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मासूमों की जान का बोझ कम हो सके। वह कहती है, हो सकता है उस दिन हम में से कोई एक वहां ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंट में उजुई को अपनी उस बात की याद आती है। तंजीरो ये सब दूर से देख रहा है। वह जानता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वह दर्द में है, लेकिन हिम्मत करके दौड़ना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह ग्युतारो को सीधे नहीं हरा सकता, पर हिनात्सु को जरूर बचा सकता है। तंजीरो वाटर और फायर ब्रीदिंग को मिक्स कर देता है। यह तकनीक इतनी सटीक है कि पता भी नहीं चलता और तंजीरो कब छलांग लगाकर ग्युतारो के पास पहुंच गया। वह हिनात्सु को ग्युतारो की पकड़ी डीडीएच से दूर कर देता है। ग्युतारो तंजीरो की इस हरकत से इंप्रेस हो जाता है।
तंजीरो सोचता है कि यह फ्लेक्सिबल तकनीक उसे और देर तक लाडने में मदद करेगी। इतने में उजुई भी खुद को आजाद करके ग्युतारो की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। दूसरी तरफ इनोस्के और जेनित्सु डाकी से बुरी तरह लैड रहे हैं। उन्हें काफी चोटें आई हैं। इनोस्के देखता है कि उजुई और तंजीरो डेमन को खत्म करने वाले हैं, तो वह और भी आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उन्हें दोनों भाई बहनों का सिर एक साथ काटना है। इनोस्के का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जेनित्सु उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि हमें बस यह ध्यान रखना है कि उनके सिर वापस न जूड़। इनोस्के हैरान है कि जेनित्सु कितना बदल गया है। उजुई और तंजीरो अपनी तलवारों से ग्युतारो को घेर लेते हैं, लेकिन ग्युतारो अपनी स्किन से उनकी तलवारों को पकड़ने लगता है। मौका देखकर उजुई अपनी दूसरी तलवार बढ़ाते हैं, पर ग्युतारो अपने दांतों से तलवार को जकड़ लेता है। तभी तंजीरो और जेनित्सु मिलकर डाकी से लड़ते हैं। इनोस्के अपना बेस्ट ब्रीडिंग फॉर्म एक्सप्लोसिव रश का इस्तेमाल करके तेजी से डाकी की ओर बढ़ता है। डाकी को लगता है कि यह उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, पर इनोस्के अपनी तलवारों को इतनी तेजी से घुमाता है कि डाकी की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। इनोस्के उछलकर डाकी का सिर पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाने लगता है, ताकि उजुई और तंजीरो बिना किसी बाधा के ग्युतारो को खत्म कर सकें। लेकिन यह जीत अधूरी रह जाती है, क्योंकि अचानक ग्युतारो पीछे से आकर इनोस्के के सीने में अपना सिक्कल आर पार कर देता है और डाकी का सिर वापस ले लेता है। तंजीरो स्तब्ध है। वह तंजीरो यह सब देखकर पूरी तरह सदमे में है। उसने देखा कि उजुई जमीन पर पड़े हैं। उनका एक हाथ कटकर अलग हो चुका है। डाकी फिर से उठ खड़ी होती है और तंजीरो पर हमला शुरू कर देती है। तंजीरो का दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह बस यही सोच रहा है कि यह सब उसकी गलती है। तभी जेनित्सु वहां पहुंचता है और तंजीरो को धक्का देकर बचा लेता है। तंजीरो नेजुको से माफी मांगता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में तंजीरो एक सपने में पहुंच जाता है। वह अपने गांव में है। चारों तरफ बर्फ गिर रही है। नेजुको उसे आवाज लगाती है और कहती है, भैया सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम गरीब हैं तो इसमें आपकी क्या गलती? हमारे पिता की मृत्यु बीमारी से हुई तो क्या वह उनकी गलती थी? उन्होंने लाडने की पूरी कोशिश की थी। हम इंसान हैं और हर चीज हमारे बस में नहीं होती। सबसे जरूरी यह है कि हम आगे बढ़ते रहें। ब्लेम करने की जगह हमें लद्दाना चाहिए। तंजीरो की आंखें खुलती हैं। उसे कुछ देर समझ ही नहीं आता कि वह कहाँ है। चारों तरफ आग फैली है और पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जल रहा है। तंजीरो घबराकर नेजुको को ढूंढता है, जो वहीं पास में सो रही है। चैन की सांस लेते ही उसके सामने अचानक ग्युतारो आकर खड़ा हो जाता है। ग्युतारो तंजीरो का मजाक उड़ाना शुरू करता है। तुम कितने किस्मत वाले हो, फिर भी जिंदा हो। तुम्हारे दोस्त मर चुके हैं। वह जंगली सुअर तो कमजोर निकला और वह पीले बालों वाला लद्दद्दा का भी मलबे में दबा है। उजुई का तो खेल खत्म। मेरा जहर उसके दिल तक पहुंच चुका है। तुम सब बस एक शर्मिंदगी हो। तंजीरो, ग्युतारो पूछता है कि क्या वह बक्से वाली लद्दद्दा की तुम्हारी बहन है? तंजीरो कांपने लगता है। ग्युतारो हंसता है। कितनी शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन को नहीं बचा पाए। आखिरकार तुम इंसान ही हो। ग्युतारो तंजीरो का हाथ उठाता है और उसकी 2 उंगलियां मोड़ कर तोड़ देता है। तंजीरो चिल्लाने लगता है। ग्युतारो कहता है, तुम बस एक गिद्दे हो। लेकिन तंजीरो हार नहीं मानता। वह चुपचाप अपनी तलवार और नेजुको को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। ग्युतारो उसे धक्का देता है, जिससे तंजीरो जलती हुई दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है, पर वह फिर भी भागता रहता है। तंजीरो को पास ही कुछ खाने का सामान गिरा मिलता है, जिसे वह ग्युतारो पर फेंकने लगता है। ग्युतारो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है, तुम इतने बेकार हो, पर तुम्हारे सिर का यह निशान मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें डेमन बना दूं? अगर तुम डेमन बन गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि फिर तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। डाकी ये सुनकर खुश नहीं होती। वह कहती है कि दोनों को मार दो, पर ग्युतारो नहीं सुनता। वह कहता है, डेमन बनते ही तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और कम से कम अपनी बहन को बचाने के लायक बन पाओगे। तंजीरो आसमान की तरफ देखता है।
एक गहरी सांस लेता है और अचानक ग्युतारो पर अपने सिर से जोरदार टक्कर मार देता है। ग्युतारो को कुछ अजीब लगता है। वह उठ नहीं पा रहा। वह देखता है कि उसके पैर में वही विस्टेरिया फ्लावर का नाइफ लगा है जो तंजीरो ने बहुत चालाकी से छुपाया था। ग्युतारो कमजोर पड़ने लगता है। तंजीरो अपनी टूटी हुई उंगलियों से तलवार पार। ग्युतारो सोचता है, इतना जख्मी होने के बाद भी तुम लदा रहे हो, तुम हार क्यों नहीं मान रहे? तंजीरो चिल्लाते हुए गर्दन काटने लगता है। उसे नेजुको और ग्युतारो के रोने की आवाजें आती हैं। दोनों भाई बहनों का दुख उसे अपना सा लगता है। वह सोचता है, अगर मैंने गलत कदम उठाए होते तो आज मेरी जगह यह होता। तभी ग्युतारो पैर से नाइफ निकालने की कोशिश करता है और तंजीरो अपनी पूरी ताकत गर्दन पर लगा देता है। डाकी घबराकर अपने रिबन फेंकती है। तभी पत्थरों और आग के बीच से एक बिजली सी निकलती है। वह जेनित्सु है। जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का यूज करके डाकी के रिबन्स काट देता है। वह अपनी गॉड स्पीड तकनीक का यूज करता है। डाकी हैरान है, जेनित्सु इतना फास्ट कैसे हो गया? जेनित्सु की तलवार डाकी की गर्दन तक पहुंच जाती है, पर गर्दन बहुत सॉफ्ट है, वह पूरी तरह कट नहीं पाती। जेनित्सु जानता है कि वह अपनी स्पीड का यूज केवल 2 बार कर सकता है और यह उसका आखिरी मौका है। तंजीरो फिर से ग्युतारो की गर्दन पर हमला करता है, पर ग्युतारो फिर से रिकवर होने लगता है। उसके जहर का असर कम हो रहा है। ग्युतारो तंजीरो पर भारी पड़ता है। उसकी आंखें काटने ही वाला होता है कि तभी उजुई वहां आ पहुंचते हैं। उजुई ने अपनी मसल्स को बंद करके जहर को रोक लिया है। वह एक हाथ से ग्युतारो के स्लैशेस को अपनी तलवार से रिदम में बदल देते हैं। यह देखकर ग्युतारो दंग रह जाता है। सिर्फ एक हाथ से इतना सब? तंजीरो फिर से मौका देखकर ग्युतारो की ओर भागता है, पर ग्युतारो उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें मौका दिया पर तुमने गवा दिया। ग्युतारो की सिकल तंजीरो की गर्दन पर है, पर तंजीरो हिम्मत नहीं हारता। वह अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाकर तलवार ग्युतारो की गर्दन में घुसा देता है। अचानक तंजीरो के सिर का निशान बड्डदीना तहा हो जाता है। उसका रूप बदल जाता है और वह इतनी तेजी से चिल्लाता है कि ग्युतारो की गर्दन आधी कट जाती है। ग्युतारो डर जाता है, अगर गर्दन कट भी गई तो जब तक डाकी जिंदा है हम नहीं मरेंगे। तभी इनोस्के की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे मरा समझकर सब चौंक जाते हैं। इनोस्के कहता है, मेरे ऑर्गन्स शिफ्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और जहर मेरा कुछ नहीं बिगा सकता। अब जेनित्सु, इनोस्के और तंजीरो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इनोस्के डाकी की गर्दन को आरा मशीन की तरह अपनी 2 तलवारों से काटना शुरू कर देता है, जिससे डाकी दर्द और गुस्से में चिल्ला उठती है। तंजीरो का पूरा चेहरा खून से लथपथ है और उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज रही है। वह अपनी बची खुची सारी सांसों को अपनी तलवार के अंतिम प्रहार में झोंक देता है। इतनी मेहनत और अविश्वसनीय इच्छा शक्ति के बाद आखिरकार वे दोनों डेमन भाई बहनों की गर्दन एक साथ काटने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरफ डाकी का सिर और दूसरी तरफ ग्युतारो का सिर कटकर हवा में घूमता हुआ दूर गिरता है। उजुई की तीनों पत्नियां दूर से यह देख रोने लगती हैं और खुशी से चिल्लाती हैं कि तुम सबने कर दिखाया। पर तंजीरो की बॉडी में जहर पूरी तरह फैल चुका है। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा है। तभी ग्युतारो की बेजान बॉडी अचानक एक विशाल बम की तरह ब्लास्ट हो जाती है। उसमें से लाखों विनाशकारी ब्लड सिकल्स निकलते हैं और पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदल देते हैं। जेनित्सु, इनोस्के, तंजीरो और उजुई के पास वहां से भागने का कोई मौका नहीं बचता। तभी ऐन मौके पर नेजुको अपने बक्से से बाहर आती है और अपनी जादुई रक्त कला ब्लड डेमन आर्ट की गुलाबी आग से उन सभी जहरीली तलवारों को भस्म कर देती है। नेजुको की यह आग एक ढाल बन जाती है और सब जिंदा बच जाते हैं। जब तंजीरो को होश आता है तो नेजुको उसके सामने मौजूद थी। पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट मलबे और राख के ढेर में बदल चुका था, लेकिन वे दोनों सुरक्षित थे। तंजीरो समझ जाता है कि नेजुको ने ही सबकी जान बचाई है और वह उसे धन्यवाद कहता है। फिर दोनों मिलकर मलबे के बीच बाकी सबको ढूंढना शुरू करते हैं। दूर से उन्हें जेनित्सु के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। तंजीरो में चलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उसकी अस्थियां टूट चुकी हैं। इसलिए नेजुको उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे जाती है।
वे देखते हैं कि जेनित्सु ठीक है, पर बहुत थक जाने की वजह से बच्चों की तरह रो रहा है। रोते रोते ही जेनित्सु बताता है कि उसे इनोस्के के दिल की आवाज बहुत धीमी सुनाई दे रही है, वह मर रहा है। वे तुरंत इनोस्के के पास पहुंचते हैं, जो होश खो चुका था और काला जहर उसकी नसों में फैल रहा था। तभी नेजुको आगे आती है और इनोस्के के सीने पर हाथ रखकर अपनी रक्तायत कला की आग प्रकट करती है। तंजीरो हैरान रह जाता है, क्योंकि नेजुको की आग इनोस्के की त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए उसके भीतर के जहर को पूरी तरह जला देती है। इनोस्के तुरंत होश में आता है और चिल्लाते हुए भोजन मांगने लगता है, जिससे तंजीरो की जान में जान आती है। मैदान के दूसरी ओर उजुई की तीनों पत्नियां उनके पास बैठकर रो रही थीं। जहर उजुई के दिल तक पहुंचने वाला था। उजुई अपने अंतिम शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन सुमा इतना चीख कर रो रही थी कि वह कुछ कह ही नहीं पाते। तभी नेजुको वहां पहुंचकर उजुई को भी अपनी आग से जला देती है। सुमा गुस्से में नेजुको को दूर खींचती है कि उजुई अभी मरे नहीं है, पर तभी उजुई गहरी सांस लेते हैं और उनका सारा जहर खत्म हो जाता है। उजुई को ठीक देखकर उनकी पत्नियां खुशी से रोने लगती हैं और नेजुको को धन्यवाद कहती हैं। सबको सुरक्षित देखने के बाद तंजीरो डेमन भाई बहन को ढूंढने निकलता है। वह ग्युतारो के खून का सैंपल लेकर लेडी तामायो के पास उसकी बिल्ली की मदद से भेज देता है। इसके बाद तंजीरो और नेजुको को ग्युतारो और डाकी के लद्दहने की आवाज आती है। दोनों के कटे हुए सिर जमीन पर रखे थे और धीरे धीरे राख बन रहे थे। डाकी पूरी तरह बौखलाई हुई थी और अपनी हार का सारा दोष ग्युतारो पर लगाते हुए उसे बदसूरत कह रही थी। ग्युतारो भी गुस्से में कहता है कि डाकी सिर्फ एक बोझ थी और अगर वह न होती तो वह कभी नहीं हारता। जैसे ही ग्युतारो नफरत भरा जवाब देने जाता है, तंजीरो आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, कृपया रुक जाओ, तुम दोनों दिल से एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं सोचते। ग्युतारो, तुम अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यह सुनकर ग्युतारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डाकी मौत के डर से रोने लगती है और भाई को पुकारती है, भैया प्लीज मुझे बचा लो, और वह पूरी तरह राख बनकर हवा में विलीन हो जाती है। अपनी बहन को खोने के बाद ग्युतारो दर्द से बिलखते हुए उसका असली नाम चिल्लाता है, उम्मे उम्मे। यहाँ ग्युतारो को अपना पूरा अतीत याद आता है। उसका जन्म एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सबसे गरीब इलाके में हुआ था। उसकी मां ने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी। अत्यधिक भूख के कारण उसका शरीर सूखी टहनी जैसा और चेहरा बेहद भयानक था, जिसके कारण बच्चे उसे पत्थर मारते थे। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसकी बहन उम्मे का जन्म हुआ, जो बहुत सुंदर थी। उम्मे की वजह से ग्युतारो एक क्रूर धन वसूलने वाला बन गया और लोग उससे डरने लगे। लेकिन जब उम्मे 13 साल की हुई तो उसने आत्मरक्षा में एक सामुराई की आंख को चोट पहुंचाकर नष्ट कर दिया, जिसके बदले में कोठे की मालकिन और सामुराई ने उम्मे को जिंदा जला दिया। जब ग्युतारो वापस आया तो उम्मे एक जली हुई लाश बन चुकी थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। ग्युतारो ने उसे गले लगाया और ईश्वर को कोसा। तभी सामुराई ने पीछे से ग्युतारो पर वार किया और ग्युतारो ने घूमकर मालकिन और सामुराई दोनों को मार डाला। वह उम्मे को उठाकर भीषण ठंड में बर्फ के बीच भटकने लगा। तभी वहां अपर रैंक 6 डेमन डोमा आया। उसने ग्युतारो को अपनी बहन को बचाने के लिए डेमन बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे ग्युतारो ने स्वीकार कर लिया। राख बनते समय ग्युतारो सोचता है कि अगर उम्मे किसी अच्छे घर में पैदा होती तो उसकी जिंदगी सुंदर होती। उसे सिर्फ उसने नफरत करना सिखाया। अचानक ग्युतारो की आत्मा नर्क के द्वारों पर पहुंचती है। वहां उम्मे अपने पुराने सुंदर रूप में दौड़ कर आती है। ग्युतारो अपनी पीठ घुमाकर उसे रोशनी की तरफ जाने को कहता है, पर उम्मे रोते हुए उसकी पीठ पर चिपक जाती है और उसका बचपन का वादा याद दिलाती है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। ग्युतारो का दिल पिघल जाता है और वह उम्मे को अपनी पीठ पर बैठाकर नर्क की आग में आगे जाता है। मैदान में मौजूद तंजीरो सोचता है कि क्या वे दोनों अगले जन्म में मिल गए होंगे, जिस पर नेजुको हाँ में सिर हिलाती है। तभी सर्प हशीरा ओबानाई इग्रो वहां पहुंचता है और उजुई को ताना मारता है कि सबसे कमजोर अपर रैंक को मारने में उसने अपना एक हाथ और आंख गंवा दी। इग्रो जब उजुई से दोबारा युद्ध में आने के बारे में पूछता है तो उजुई कहते हैं कि वह रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए तंजीरो कामाडो जैसा युवा तैयार हो चुका है। यह सुनकर इग्रो हैरान रह जाता है।
वहीं कासुगाई कौवे तेज उद्यान भरकर मास्टर कागाया उबुयाशिकी को यह खुशखबरी देते हैं। 100 साल में पहली बार किसी अपर रैंक को हारता देख मास्टर खुशी से खून की उल्टियां करने लगते हैं और अपनी पत्नी अमाने से कहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम चुका है और एक दिन मुजान किबुत्सुजी का अंत निश्चित है। इसके बाद दृश्य बदलता है और अपर रैंक 3 अकाजा को इन्फिनिटी कैसल में दिखाया जाता है, जो अचानक बुलाए जाने पर घबरा जाता है कि क्या कोई अपर रैंक मारा गया है। अंत में उजुई अपनी पत्नियों के साथ और तंजीरो अपने दोस्तों का हाथ मिलाकर रोते हुए घर की तरफ बढ़ाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि वे आगे भी इसी तरह साथ रहें और इसी के साथ सीजन 2 समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, डेमन स्लेयर का सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क भी बेहद अद्भुत है, जिसकी कहानी मैं अपने चैनल कहानी एनिमे की पर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा एनिमे देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।